नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त इस फेसबुक लाइव मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। व्यक्ति अपने कार्य के कारण जाने जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में चाहे पक्ष कोई भी हो, परंतु विचार यदि समाज के हित में है तो इतिहास भी उन विचारों को वर्षों पश्चात भी याद करता है। उन विचारों के प्रभाव में समाज भी अपने आप आगे बढ़ने के लिए मार्ग ढूंढता है। कुछ ऐसा ही हुआ। झारखंड के जनजाति क्षेत्र से सांसद के रूप में भारतीय संसद में आए और कांग्रेस में कार्य करने जिन्होंने वर्षों तक अपना जीवन बिताया, महत्वपूर्ण स्थान पर काम किया, ऐसे माननीय कार्तिक उरांव, उनके कार्य के कारण जनजाति समाज के हित में जो विचार है, उस विचार के कारण इतने वर्षों पश्चात भी आज जाने जाते हैं। आज 25 अक्टूबर है। 4 दिन के पश्चात यानी 29 अक्टूबर को कार्तिक बाबूजी का जन्मदिन है। इसका निमित्त लेकर उनके विचारों से जनजाति समाज को नहीं परंतु सारे भारतीयों को अवगत कराना, यही आज के अपने कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। और इस हेतु जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक और झारखंड क्षेत्र के ही डॉक्टर राजकिशोर जी हांसदा अपने बीच में उपस्थित है। डॉक्टर राजकिशोर जी वर्षों से जनजाति क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वहां पर कल्याण आश्रम के कार्य हेतु उनका ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह जाना हुआ है। जनजाति क्षेत्र से जुड़े विषयों के संदर्भ में उनका अपना स्वयं का अध्ययन है। कार्तिक उरांव जी के बारे में आज जब वे बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि जनजाति समाज के हित में जो स्वयं कार्तिक बाबू ने सोचा था, उसी विचार को बल मिले, इस प्रकार का उनका सारा विषय आज रहेगा। जिन्होंने अपनी आस्था को छोड़ दी है और मानो धर्मांतरित होकर ईसाई अथवा मुस्लिम बन गए हैं, वे सारे लोग जनजाति कैसे हो सकते हैं? पुरखों की परंपराओं को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको हम जनजाति समाज का अंग कैसे मानेंगे? वास्तव में ऐसे लोगों को जनजाति की सूची से दूर करना चाहिए। यह जनजाति सुरक्षा मंच की वर्षों से मांग है। समय समय पर उन्होंने एक जिला स्तर से लेकर प्रांत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक, राष्ट्रपति तक अपनी मांग प्रस्तुत की है। राजकिशोर जी आज कार्तिक बाबू को याद करते हुए, उनके जन्मदिन का निमित्त होते हुए और यही विचार को सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनका अधूरा स्वप्न हम पूर्ण करेंगे। एक प्रकार से उनकी वाणी में यह संकल्प हम देख रहे हैं। तो प्रति कार्यक्रम में जैसा प्रारंभ में गीत होता है, उस गीत के पश्चात डॉक्टर राजकिशोर हांसदा अपने विचार प्रस्तुत करें, इसलिए मैं उनसे विनंती करता हूं। शिव तो जागे किंतु देश का शक्ति जागरण शेष है। देव जुटे यत्नों में लेकिन असुर निवारण शेष है। वक्ष विदारण शेष है।
शंघे शक्ति कलो युगे यह जन मन का विश्वास है। पौरुष ही आधार सत्य का, इसका भी आभास है। सामूहिक आर्यत्व शक्ति का आयुध धारण शेष है। असुर निवारण शेष है। यमुना दूषित गंगा मैली, राम जन्म भूखिन्न है। रघुकुल रीति भुलाई, हमने भाई भाई भिन्न है। गोरा शासन गया दास्य का, जड़ का कारण शेष है। असुर निवारण शेष है। अबला अब भी नारी बेबस, अर्जुन भ्रम में व्यस्त है। हुए मुक्त अभिमन्यु व्यूह में, धर्म होट में मस्त है। द्रुपद सुता का चीर उतरता, संकट कारण शेष है। असुर निवारण शेष है। इस धरती की हिंदू शक्ति को फिर चैतन होना होगा। दिव्यायुध आभूषित होकर असमंजस खोना होगा। शंखनाद हो चुका युद्ध का, जय उच्चारण शेष है। असुर निवारण शेष है। शिव तो जागे किंतु देश का, शक्ति जागरण शेष है। देव जुटे यत्नों में लेकिन, असुर निवारण शेष है। वक्ष विदारण शेष है। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताने वाले हैं। वैसे अपने देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुए हैं। ऐसे ही महापुरुष का जन्म झारखंड प्रांत के गुमला जिला में सन 1924 ईस्वी का 29 अक्टूबर को हुआ। उस दिन कार्तिक अमावस्या था, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिक रखा गया। उनके माता पिता जौरा उरांव और बिरसू उरांव थे। वो माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन की पढ़ाई वो गांव के विद्यालय में ही उन्होंने प्राप्त की। आगे की पढ़ाई गुमला में हुई, हाई स्कूल तक की। उसी बीच में उनका स्वर्गीय ठक्कर बापा से भेंट हुई। ठक्कर बापा ने कार्तिक उरांव को आगे बढ़ने के लिए और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कार्तिक उरांव ने 1942 में हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के बाद पटना साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग
साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज, वहां से उन्होंने बीटेक किया। आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1950 के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में 9 वर्षों तक वो रहे। विशेष करके वहां पर रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्लासगो और बतेरसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा हासिल की। साथ ही उन्होंने लिंकन इन सदन से बार 8 लॉ की पढ़ाई की। जनजाति समाज के किसान परिवार में जन्मे श्री कार्तिक उरांव जी असीमित प्रतिभा के धनी थे। हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि अनेक उनके इंग्लैंड में 9 वर्षों तक रहने के दौरान उन्होंने 1959 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था। वह आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से विद्यमान है। 1961 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्होंने एचईसी में सुप्रिंटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर कार्यभार संभाला। इसके साथ ही उन्होंने बीएयू और सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग का डिजाइन भी तैयार किया था। बाद में उन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर के पद पर प्रोन्नति मिली, परंतु उस समय छोटा नागपुर के जनजातियों की हालत को देखकर उन्होंने समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया और 1962 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किया। वे एक कुशल इंजीनियर तो थे ही, साथ ही साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वे लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे और विविध मंत्रालयों में मंत्री पद का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। उन्होंने जनजातियों और दलितों के हित में हमेशा कार्य किया। वे प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी एवं दार्शनिक थे। उन्होंने जनजातीय कल्याण एवं संगठन हेतु अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया। जनजीवन के बीच ज्ञान का दीपक जलाने वाले इस महान कर्मयोगी का अवसान 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को नई दिल्ली में हो गया। उन्होंने जो वास्तव में जिसके कारण कार्तिक बाबू को आज हम याद करते हैं, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा को लाया जो अभी तक किसी के ध्यान में, सरकार के भी ध्यान में नहीं आया था। वो 1967 में और ऐसे जो गंभीर मुद्दा को उन्होंने सामने लाया देश के सामने, जो जनजाति समाज का जो घोर अन्याय जो हो रहा था। बहुत थोड़े लोग, 8-10% लोग, और जनजाति का जो हक अधिकार का जो आरक्षण का जो लाभ है वो बहुत थोड़े लोग और बहुत ज्यादा लाभ ले रहे थे। लगभग 80% लाभ ये 8-10% लोग ले रहे थे, जो सनातन जनजाति धर्म को छोड़ चुके थे और ईसाई या मुस्लिम बन गए थे। ऐसे लोग ही उसका लाभ ले रहे थे। और जो मूल जनजाति स्वधर्म मानने वाले जो जनजाति हैं, उनके हिस्सा में मात्र 20% लाभ ही उनको मिल पाता था। ये बहुत ही दुखद ये बात था। उन्होंने सरकार के सामने इस मुद्दा को
सामने लाया और इस प्रकार से एक संयुक्त संसदीय समिति बनाया गया और समिति में भी इस प्रस्ताव को पारित किया गया और उसमें इस मुद्दा को लोकसभा में भी बहस करने के लिए और ये संयुक्त संसदीय समिति ने और बढ़ाया था। लोकसभा में भी आश्वासन भी मिला स्वर्गीय कार्तिक बाबू को कि इस मुद्दा को इस प्रस्ताव पर विचार होगा, बहस होगा और गंभीरता से विचार होगा। आगे जाकर के ये ईसाई मिशनरियों से प्रभावित ऐसे एमपी लगभग 50 की संख्या में उन्होंने भी इस संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके विरोध में और श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन लोगों ने दिया और बाद में इस प्रस्ताव को निरस्त किया गया, रद्द किया गया और इसको विचाराधीन बाद में इस पर कोई विचार नहीं हुआ और इस प्रकार से स्वर्गीय कार्तिक बाबू का जो एक सपना वो बिल्कुल अधूरा रह गया और जनजाति का जो एक अधिकार और जो मुख्य मांग जो मुद्दा वो बहुत महत्वपूर्ण मांग उनका ये छूट गया। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है 20 वर्ष की काली रात। इस प्रकार के ये पुस्तक है 20 वर्ष की काली रात। अर्थात ये जो 1950 से लेकर के और ये 1970 इस बीच में ये जो 20 वर्ष जो है और जनजाति के लिए बिल्कुल अंधेरा है। इस प्रकार ये अंधेरी रात है। इसलिए उनका जो मांगे हैं, जो उनका स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत ही दुखद स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इसलिए उन्होंने इस अपना वेदना को और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। ये सबको इस पुस्तक को पढ़ने का जरूरत है और उनका जो विचार है इसमें उन्होंने अपना पूरा बहुत स्पष्टता से उन्होंने इसमें लिखा है। इस प्रकार से ये स्वर्गीय कार्तिक बाबू का जो अधूरा सपना को और साकार करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सन 2006 में अपने छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजधानी रायपुर में पूरे देश भर के जनजाति समाज के प्रमुख लोगों ने और एक 2 दिन तक गहन चिंतन मंथन किया और जनजाति के समाज के बीच में जो एक प्रकार से जो अन्याय हो रहा है वो न्याय हो, इसी पर और काफी चिंतन मंथन किया गया और ये 30 अप्रैल और 1 मई को ये था और उस समय में वहां पर ये विचार हुआ कि एक जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से एक मंच का गठन किया जाए और इस मुद्दा को पूरे देश में और समाज में और गांव-गांव में इस मुद्दा को जनजाति समाज के बीच में ले जाना चाहिए और नीचे से ऊपर तक इस मुद्दा को हाईलाइट करना चाहिए। और प्रथम जो संयोजक बनाए गए जो झारखंड प्रांत के ही स्वर्गीय मोरेन सिंह पूर्ति जो 1977 में चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था। 2009 में पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से और जो धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई मुस्लिम हो गए हैं, अपना स्वधर्म सनातन जनजातीय धर्म को छोड़ दिया है, ऐसे सभी लोग ये जनजाति नहीं है और इनको जनजाति का जो अनुसूची है, जनजाति का जो संविधान में जो अनुसूची है उससे उसको हटाना चाहिए, डिलिस्ट करना चाहिए। इस मांग को लेकर के पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और राष्ट्रपति जी के नाम से और पूरे देश भर में जनजाति समाज के लोगों ने लगभग 28 लाख हस्ताक्षर किया और बाद में
जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को ज्ञापन सौंपा गया 28 लाख हस्ताक्षर का, और देश भर के जनजाति समाज का जो वस्तु स्थिति है उनसे उनको अवगत कराया। उनको बताया कि ये जो धर्मांतरित जो जनजाति समाज से जो ईसाई हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, वो तो वास्तव अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक का लाभ भी ले रहे हैं और इधर जनजाति का भी लाभ भी ले रहे हैं। इस प्रकार से ड्वेल बेनिफिट है, ये दोहरा लाभ है। राष्ट्रपति जी को, प्रतिभा देवी सिंह जी को ये भी मालूम नहीं था, पता नहीं था। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य करने लगे। और बाद में आगे जा करके उस पर भी विचार हुआ और इस प्रकार से एक ये ज्वलंत मुद्दा को देश भर में और एक प्रकार से देश में एक हलचल मचा दिया था, खलबली मच गया था। बाद में कुछ समय के लिए यह आंदोलन थोड़ा गति उसका धीमा हो गया था। अभी वर्तमान समय में पुनः इस मुद्दा को पूरे देश भर में और ले जाने का एक, हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर समाज में जो राष्ट्रवादी जो भी लोग हैं उन सबको, और ये केवल जनजाति का ही मांग नहीं है बल्कि सभी राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त ऐसे सब नागरिक, सबका समर्थन इसमें चाहिए। सभी प्रबुद्ध वर्ग का समर्थन चाहिए, सभी वर्गों का, सभी समाज का, पूरे देश का समर्थन इसमें चाहिए। चाहे ये जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे विद्यार्थी स्टूडेंट हो, सभी क्षेत्र से और इसका समर्थन अपेक्षित है। और इस जनजाति के हित का जो मांग है, इस हित के कार्य में सबका और समर्थन अपेक्षित है। समाज को तोड़ने वाले और हमारा सनातन धर्म को तोड़ने वाले ऐसे जो षड्यंत्रकारी है, यदि जनजाति सुरक्षा मंच का इस मांग को यदि हम ले जाते हैं और प्रभाव तरीके से, तो ऐसे षड्यंत्रकारी को करारा जवाब मिलेगा और उनका जो मनोबल है वो टूटेगा और उसका षड्यंत्रकारी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और इस मांग को प्रभावी तरीके से हमको समाज में ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं पूरे संपूर्ण राष्ट्रभक्त, देशभक्त ऐसे समाज से और निवेदन करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।